नहीं है इसके अलावा, ठीक है ना। तो सेकेंड ईयर में हम लोग फिजिक्स में टोटल क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ एक डिटेल में, सिलेबस डिटेल्स फॉर फिजिक्स। टोटल 6 यूनिट है, 5 यूनिट बोल सकते हो बट 6 यूनिट है टोटल क्लास 12 में। पार्ट 1 में तुम्हारे 3 यूनिट है, पार्ट 1 में दिस इज इनसाइड पार्ट 1, एंड पार्ट 2 में बाकी के 3 यूनिट है पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 में जो 3 चैप्टर आएंगे ना, उसमें मास्टर वो ही कर सकता है जिसको 11th का मैकेनिक्स बहुत अच्छा आता है ना। नीड मैकेनिक्स नॉलेज, पूरा मैकेनिक्स नॉलेज की जरूरत है यहाँ पे। जिसको प्रोजेक्टाइल वोजेक्टाइल फोर्स एक्सेलरेशन फ्रिक्शन विक्शन सब लिखना आता है, वो आराम से इस चैप्टर्स में मास्टर कर लेगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो मैकेनिक्स भी नहीं चाहिए, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, ये जो 2 यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म, इनके लिए मैकेनिक्स चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है जिसको हम लोग बहुत ढंग से पढ़ेंगे, बहुत ढंग से, ठीक है। तो टोटल इतने यूनिट्स हैं तुम्हारे। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर तुम्हारे 2 चैप्टर आते हैं एनसीईआरटी के, चैप्टर 1 चैप्टर 2, और यूनिट 3 के अंदर तुम्हारे सिर्फ एक ही चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज योर चैप्टर 3, दिस इज चैप्टर 1, दिस इज चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 1 और 2 का एनसीईआरटी तुम्हारा मैं खत्म कर चुका हूं। मैग्नेटिज्म के अंदर आएंगे तुम्हारे चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7, इतने आएंगे तुम्हारे मैग्नेटिज्म के अंदर। 4 चैप्टर्स, हालांकि छोटे छोटे हैं थोड़े, यही थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बाकी सब ठीक ठाक चैप्टर्स, ठीक है। 7, और इसमें एक चैप्टर है चैप्टर 8, जिसको ना वो इलेक्ट्रिसिटी का है ना वो मैग्नेटिज्म का है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल के, ठीक है, चैप्टर 8। तो वो तुम्हारा पार्ट 1 के अंदर 8 चैप्टर है टोटल, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे पार्ट 2 में, यूनिट 4 ऑप्टिक्स, सबसे बड़ा यूनिट यही है, सबसे बड़ा एंड इंपोर्टेंट, ये बिग और इंपोर्टेंट यूनिट है तुम्हारा ऑप्टिक्स, जेई वालों के लिए खास करके, ठीक है। फेवरेट टॉपिक है ऑप्टिक्स जेई का, मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर 2 हम लोग पढ़ते हैं, एक पढ़ेंगे हम लोग रे ऑप्टिक्स और एक पढ़ेंगे हम लोग वेव ऑप्टिक्स। बेसिकली लाइट के बारे में ही पढ़ाया जाएगा, बट लाइट के 2 नेचर, एक टाइम में हम लाइट को रे जैसा मान के पढ़ाई करेंगे, और एक बार हमको वेव मान के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर चैप्टर 9 एंड दिस इज योर चैप्टर 10। उसके बाद आएगा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स भी जेई के टर्म्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। ये कोई डिफिकल्ट या कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ये सिंपली कैलकुलेटिव टाइप चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स। लेकिन मैं तो हमेशा बच्चों को बोलता हूं, अगर तुझे जेई या नीट में अच्छे नंबर लाना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मॉडर्न फिजिक्स ये दोनों बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि आसान भी है, नंबर भी आते हैं। और लास्ट है तुम्हारा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर तुम्हारे 3 चैप्टर आते हैं, एक आता है डुअल नेचर जो तुम पढ़ चुके होगे। ये जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, दिस इज कंप्लीटली एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th केमिस्ट्री का। डुअल नेचर ऑफ मैटर, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग, है ना, वो तुम पढ़ चुके होगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी के अंदर एटम्स के बारे में, फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। लास्ट में सेमीकंडक्टर, इसके अंदर लास्ट चैप्टर है, 3 चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर है, लास्ट खत्म। तो दिस इज द टोटल कहानी कि हम लोग क्लास 12 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा चीज का नाम क्या है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, जो चैप्टर ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत, वो चैप्टर मैं बता रहा हूं। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक्चुअली में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे 3 चीजें बताऊंगा। 3 चीजें क्या है ना, हम लोग बेसिकली चार्ज के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल के नहीं, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। और वो जो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, वो चार्ज 3 काम कर सकता है, या तो रेस्ट में रह सकता है, या तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है, या तो उस चार्ज का कुछ एक्सेलरेशन भी आ सकता है। 3 तरह से चार्ज कर सकता है, या तो चार्ज रेस्ट में रहेगा, या तो कांस्टेंट स्पीड से, या तो एक्सेलरेशन से। जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, वो जो यूनिट है उसको पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो वो प्रोड्यूस करता है करंट। तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज का फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा। और जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो दोनों प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी
और मैग्नेटिक फील्ड भी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना, जो कि लास्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस पूरे जो पार्ट 1 है तुम्हारा बुक का, एनसीईआरटी पार्ट 1, एनसीईआरटी पार्ट 1 में कंप्लीटली चार्ज के बारे में पढ़ाया जा रहा है। पहले यूनिट में चार्ज को रेस्ट में रख के, दूसरे यूनिट में चैप्टर मतलब चार्ज को कांस्टेंट स्पीड से मूव करवा के, और लास्ट यूनिट में हम लोग चार्ज को मूव करवाएंगे विद सम एक्सेलरेशन। धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। सबसे पहला बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे कि मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्जेस दैट आर एट रेस्ट। हम लोग रेस्ट में रहने वाले चार्जेस के बारे में बात करते हैं। तो मतलब हमारे कहानी का हीरो है चार्ज, है ना। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में जानना पड़ेगा, चार्ज क्या होता है, कैसे होता है, क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, है ना। सारे कहानी जाननी पड़ेगी चार्ज के बारे में, हीरो है भाई साहब। तो चार्ज की इंट्रोडक्शन किया जाएगा। सबसे पहले ये बोला गया कि चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है, चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी। ये चीज याद रखना, चार्ज इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। चार्ज कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हम कोई ऑब्जेक्ट को चार्ज दे सकते हैं, राइट। चार्ज इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी। सबसे पहले ऐसा नहीं कि चार्ज बोल के कोई चीज है, मैं बार बार बताया था। ये पेन है, इसको मैं कुछ चार्ज दे सकता हूं, इसका प्रॉपर्टी, जैसे इसका टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है ना, उसी तरह चार्ज भी इसका एक प्रॉपर्टी। तो मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को चार्ज दे सकता हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज है उसको मेजर कर सकता हूं, समझ रहे हो, वो एक प्रॉपर्टी। कैसा वाला प्रॉपर्टी ना, ये ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से ये दूसरा सेम वाले चीजों के ऊपर फोर्स लगाता है ना। दिस प्रॉपर्टी जो कि क्या डिफाइन करते हैं, दैट डिफाइंस इट्स इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, और दिस इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच इट अप्लाइज फोर्स ऑन another object of the similar property। अगर दो चीज में ले लिया, है ना, दो चीज ले लिया और दोनों चीज में कुछ कुछ चार्ज है, तो ये चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि इसका सिमिलर प्रॉपर्टी वाला ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है। इसके बारे में हम आगे में पढ़ेंगे जाके, ठीक है। फिर बोला गया कि चार्ज, अच्छा मतलब कि चार्ज का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी कैसा है ना, वो प्रॉपर्टी है कि चार्ज का दो टाइप के चार्ज हो सकते हैं। पोलैरिटी, हम किसी को भी चार्ज दे सकते हैं, तो कैसे देंगे ना, पोलैरिटी ऑफ चार्ज उसको बोलते हैं। या तो पॉजिटिव पोलैरिटी का चार्ज होता है या तो नेगेटिव पोलैरिटी का चार्ज होता है। और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है, नेगेटिव चार्ज का मतलब लेस देन 0 नहीं है, ये याद रखो। -3 कूलम चार्ज अगर मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो चार्ज का वैल्यू 0 से कम है, नहीं, वो चार्ज का पोलैरिटी माइनस है। उसका मीनिंग क्या है तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है, कि माइनस मतलब माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो ये बताया गया कि चार्ज का पोलैरिटी दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है। अब बोलेंगे हम लोग सर ठीक है, लेकिन किसी भी, मान लीजिए कि पेन तो अभी न्यूट्रल है, मैं इसको चार्ज देना चाहता हूं, तो कैसे चार्ज दूंगा, है ना। प्रॉपर्टी हम लोग मेजर करेंगे, चार्ज किसी को देंगे, किसी से चार्ज लेंगे, क्या क्या करेंगे। तो कोई भी चीज को चार्ज करने के लिए या कोई भी चीज को चार्ज देने के लिए हम लोग दो वे में ही दे सकते हैं, क्या क्या, या तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा के, या तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा के, या तो उससे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो बोले सर इलेक्ट्रॉन क्यों, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो ना उसको निकालना भी मुश्किल है, उसको ऐड करना भी मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता रहता है, तो उसको हम लोग मतलब वो भाड़े का टट्टू है ना, उसको जैसे मन करे जो मर्जी करे उसी के साथ हम लोग काम करते हैं, है ना। जब मन करे इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंक दिया, पॉजिटिव चार्ज बना देंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को, कोई भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन अगर हम रिमूव कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो ज्यादा हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता है, उसका मतलब उसके अंदर जितना प्रोटॉन होते हैं उतना न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर कोई भी चीज के अंदर से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अभी उसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। प्रोटॉन ज्यादा मतलब जितने इलेक्ट्रॉन इक्वल है वो तो कैंसिल कर दिए, जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन आया वो कैसा वाला चार्ज इंपार्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज इंपार्ट करेगा। तो कोई एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या वो 0 से ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका मतलब है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं इसको, है ना। ऐसे वर्ड समझना पड़ेगा तुम लोगों को। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल दिया गया है। अब या तो हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे न्यूट्रल के अंदर, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
इसका मतलब ये कैसा चार्ज ले लेगा, नेगेटिव चार्ज। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब वो जीरो से नहीं है, डजंट मीन लेस देन जीरो, बट नेगेटिव चार्ज का मतलब है द ऑब्जेक्ट इज हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, थोड़े ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गया? चार्ज क्या होता है, चार्ज का दो टाइप के पोलैरिटी होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। कैसे चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल के इलेक्ट्रॉन ऐड करके, है ना। तो नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो नहीं होता है। अच्छा, दूसरा चीज, मैं दो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखवाता हूँ, तुम्हें लिखवाया भी था मैंने कॉपी में, है ना। दो स्टेटमेंट बताता हूँ। पहला स्टेटमेंट है कि चार्ज विदाउट मास, ये सबको पता होगा, चार्ज विदाउट मास। और एक बताया था मैंने मास विदाउट चार्ज। कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, बताया था कि नहीं? चार्ज विदाउट मास एंड मास विदाउट चार्ज। मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट सारे हैं मास, लेकिन उनका कोई चार्ज नहीं। बट चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी तो उसको चार्ज देगा, हवा में थोड़ी थोड़ी हो, है ना। मैं इसीलिए बोला कि चार्ज कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज दे सकते हैं। समझ में आ गया मेरी बात? अब चार्ज के बारे में और थोड़ा डिटेल बोल लो। स्केलर क्वांटिटी होता है, हालांकि इसका पॉजिटिव नेगेटिव इसके पोलरिटीज होते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। और इसका यूनिट क्या होता है, कूलम। ये साइंटिस्ट अपने नाम पे दे दिया था, कूलम होता है, सी से लिखते हैं इसको। छोटे छोटे यूनिट्स भी होते हैं, स्मॉलर यूनिट्स। क्या क्या स्मॉलर यूनिट्स तुम्हें देखने को मिलेगा जनरली? स्मॉल यूनिट्स। चार्ज की 1 कूलम मतलब बहुत ज्यादा चार्ज होता है, पता है, पता चलेगा थोड़ी देर बाद जब हम 1 कूलम का डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि 1 कूलम चार्ज बहुत ज्यादा होता है। तो जनरली माइक्रो कूलम लिखा रहता है हमें स्मॉलर यूनिट्स में। तो क्या लिखते हैं, 10⁻⁻6 कूलम, कहीं पे भी माइक्रो लिखा हुआ। उसी तरह नानो कूलम पता होगा तुम लोगों को, नानो कूलम होता है 10⁻⁹। और हम लोग पिको कूलम भी पढ़ते हैं कभी कभी, बहुत रेयरली लिया जाता है, 10⁻12 कूलम, है ना। ये सब चीजें ऐसा है कि तुम्हें सब आना चाहिए। कहीं पे पता चला माइक्रो कूलम लिखा है तो सारा कैलकुलेशन कर दिया, 10⁻⁻6 छोड़ दिया है, तो आंसर कभी मैच नहीं करेंगे, तो उस चक्कर में 2 मिनट तुम्हारा लॉस हो जाएगा, है ना। इसीलिए, और सिंपल सी बात है, अगर किसी भी चीज का यूनिट पता है तो उसका डायमेंशन बताना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, करंट इंटू टाइम। तो ए इंटू टी हो जाएगा इसका डायमेंशन। सिंपल सी बात है। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक इंट्रोडक्शन, चार्ज, पोलैरिटी, नेगेटिव का मतलब, पॉजिटिव का मतलब सबको समझ में आ गया है? सबको समझ में आ गया है? कोई डाउट अगर नहीं है तो कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाऊं, लिखने की कोई जरूरत नहीं, नोट्स आपको मिल भी जाएंगे और आपके कॉपी में ये सब लिखवाया भी हुआ है। ठीक है, क्या लिखना है मैं बताऊंगा तुम्हें, परेशान मत। नेक्स्ट, अब बात है कि सर हम किसी भी चीज में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो चार्ज हो जाएगा। मतलब किसी भी चीज को पॉजिटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, नेगेटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। तो ऐसा थोड़ी है कि ये पेन में से हाथ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला किसी और को दे दिया, या पॉकेट में से निकाला 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ऐसा तो नहीं कर सकता हम। तो कुछ प्रोसेस होगा पक्का, है ना, कि हम चार्ज कैसे कर सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट को, ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड रिमूव जो भी करना है वो सब कैसे कर सकते हैं ना, उनके लिए 3 प्रोसेस है। देयर आर 3 वेज, है ना। 2 वेज जनरली बोला जाता है, बट फ्रिक्शन भी एक है, फ्रिक्शनल चार्जिंग, वो भी मैं बताया था शायद तुम लोगों को। 3 वे से कर सकते हैं, देख सकते हो। पहला है कंडक्शन और दूसरा है इंडक्शन। सबको इसके बारे में पता है, थोड़ा एनिमेशन देख के ज्यादा अच्छा समझ में आएगा शायद। एनिमेशन देख के थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा तुमको। देखो, नेगेटिव चार्ज था पहले, पहले ये क्या था, नेगेटिवली चार्ज। कंडक्शन में क्या होता है ना, हमें फिजिकली टच कराना पड़ता है। द चार्ज बॉडी इज टच्ड विद द न्यूट्रल बॉडी, फिजिकली टच कराना पड़ता है। बट यहाँ पे नो फिजिकल टच, यहाँ पे नो फिजिकल टच, राइट, नो फिजिकल टच, राइट। अब हम क्या करते हैं ना, अगर ये नेगेटिव चार्ज है इसके मतलब इसके पास मोर इलेक्ट्रॉन है, राइट, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और इसके पास ये न्यूट्रल है तो इसके पास लेस इलेक्ट्रॉन है। तो जब मैं इन दोनों को टच करा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा ना, मोर से लेस की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेस नंबर। तो पहले इसके पास इक्वल इक्वल थे, देख कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया ढक, तो ये कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रॉड टच कराता तो ये क्या हो जाता, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन उल्टा फ्लो करते। मतलब कंडक्शन में एक अच्छी बात यह है कि हमें बॉडी को जो चार्ज करवाना है हम उसको सेम वाला एक चार्ज के साथ लेके कंपेयर करवा देते हैं। समझ रहे हो, सेम। जैसे कि मुझे न्यूट्रल बॉडी है, मुझे इसको पॉजिटिव चार्ज करना है तो मैं किसी पॉजिटिव रॉड को ले आया, उसको टच करवा दिया। कंडक्शन का ये खास बात है कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को जिस चार्ज करवाना है
जो भी चार्ज करवाना है सेम चार्ज का ऑब्जेक्ट के साथ टच करवा दो उसको, कहानी खत्म, कंडक्शन हो जाएगा। अच्छा, कंडक्शन के अंदर क्या क्या प्रोसेस हुआ, 4 पॉइंट है कंडक्शन के अंदर, पॉइंट वाइज याद रखो, फटाफट काम खत्म। क्या, पहला है कि फिजिकल टच जरूरी है। दूसरा, फिजिकल टच अगर करा रहे हो तो देयर इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रियलिटी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे यहां से वहां तक। तीसरा है कि पहले ये चार्ज न्यूट्रल था, अब इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, मतलब इसका चार्ज भी चेंज हो गया, और ये कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका भी चार्ज चेंज हो गया। तो दोनों ऑब्जेक्ट का कंडक्शन प्रोसेस में फाइनल चार्ज जो है वो चेंज हो जाता है। इनिशियली कुछ और लिए होंगे, फाइनली कुछ और आ जाएगा चार्ज का वैल्यू कंडक्शन प्रोसेस में दोनों ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और लास्ट चीज क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। ये बढ़िया चीज है कि छोटा ऑब्जेक्ट ले जाओ बड़ा ऑब्जेक्ट ले जाओ, डजंट मैटर, हमेशा कंडक्शन प्रोसेस पॉसिबल है। इंडक्शन में उसका उल्टा है, हम टच नहीं कराते हैं, इसको लेके पास में रखते हैं ना, प्लेस्ड नियर बाई, प्लेस्ड नियर बाई, ऐसे याद रखना। इंडक्शन में हम पास में लाके रखेंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज था, देख रहे हो, जिसे मैं इसको पास लेके आया तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिपेल कर दिया, तो सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड आके कलेक्ट हो गए, तो इस साइड कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, माइनस। अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं से तो आए, तो जहां से छोड़ के आए ये इलेक्ट्रॉन वहां पे कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, तो देखो मैं टच तो कराया नहीं, तो नो फिजिकल टच, अगर टच नहीं कराया तो नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं होते। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते तो नो चेंज इन चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, नो चेंज इन चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, है ना। और लास्ट पॉइंट क्या है ना, सोचो अगर ये स्फीयर बहुत छोटा होगा ना, अगर ये स्फीयर बहुत छोटा होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव क्या पता चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। किधर पॉजिटिव, इतना स्फीयर ले जाएगा तो कहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव हो। तो इंडक्शन जो है ये जो सिग्निफिकेंट होता है फॉर लार्जर ऑब्जेक्ट्स, है ना, दिस इज सिग्निफिकेंट फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में नहीं होता है, बट सिग्निफिकेंटली हमें पता चलता है किसमें, लार्ज ऑब्जेक्ट्स में कैसे होता है, उससे हमें पता चलता है। क्या पूरी बात क्लियर हो गया सबको, कंडक्शन और इंडक्शन के बीच में पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, है ना, सब कुछ बहुत अच्छे से। उसके बाद तीसरा जो मेथड है इसका वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा होगा ये वाला फिगर 3, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हम क्या किए ना, एक पीवीसी पाइप ली, पीवीसी पाइप समझते हो, पीवीसी पाइप, पीवीसी मतलब है जो तुम्हारे घर पे जो वायर जाता है ना जिसमें, वो प्लास्टिक वाला मोटा वाला पाइप है ना, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है। पीवीसी पाइप, कोई एक प्लास्टिक का पाइप ले जाओ ऐसे, और उसको क्या करो ना, उसको ऐसे का कपड़ा लेके, सिल्क जनरली क्लॉथ लेते हैं, एक कपड़ा लो और उसके साथ ऐसे रब करो, है ना, उसके साथ रब करो। अगर उसके साथ रब करोगे तो क्या होगा ना, तुम देख पा रहे होगे पहले न्यूट्रल था, देखो पहले न्यूट्रल था, ठीक है। अब जैसे इसको मैं रब करा दूंगा इसके साथ, रब करा दिया तो क्या हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से इसके पास आ गए, किसके, किस में से, इस रॉड में से कुछ वो क्लॉथ में से कुछ इलेक्ट्रॉन इस रॉड को ट्रांसफर हो गए, किस, क्यों ट्रांसफर हो गए, ड्यू टू फ्रिक्शन, जब मैं उन दोनों को इससे रब किया तो इसीलिए मेरा रॉड बाद में कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव, और जो न्यूट्रल था पहले क्लॉथ उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। समझ में आया, फ्रिक्शन में कैसे चार्ज होता है ना, फ्रिक्शन जब करवाते हैं दो चीजों के बीच में तो उनके बीच में क्या होता है ना, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर हो जाता है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो हो जाता है नेगेटिव, और जिससे इलेक्ट्रॉन चला जाता है वो हो जाता है पॉजिटिव, सिंपल सी बात है। उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल ये, और ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन तुम फील किए होगे अगर कभी मस्त नहा के संडे को आया फिर मस्त कंघी करते हो ना, शैम्पू वैम्पू करने के बाद, तो देखना तुम्हारा जो वो कंघी जो होता है ना, वो कॉम जो होता है, कॉम, कंघी बोलते हैं उसको हिंदी में, कॉम कॉम जो होता है वो तुम्हारे बाल में ऐसे, मतलब वो बाल को से अट्रैक्ट कर देता है ना, पूरा इट अट्रैक्ट्स योर हेयर्स, ड्राई हेयर्स बोलते हैं, है ना। या फिर बचपन में किए होगे तो ऐसे हाथ में ऐसे पेन को करके फिर ऐसे पेपर के जो टुकड़े होते हैं वो पेपर के टुकड़ों को लेकर टच कराओ या कराओ, ऐसे करने से होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊं क्या होता है ना, पहले तुम एक रॉड ले लिए, इस रॉड को चार्ज करा दिए बाई फ्रिक्शन, चार्ज्ड बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के साथ इसको चार्ज करवा दी, है ना। और पीवीसी पाइप कौन सा चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब यहाँ पे तुम्हारे पेपर के टुकड़े गिरे हुए हैं, देख ऐसे नीचे पेपर के टुकड़े गिरे हुए हैं, तो तू यहाँ पे क्या लेके आया, तू नेगेटिव चार्ज वाला रॉड लेके आया, है ना, माइनस 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 लेके आया। अब टच नहीं किया
जो पास में रखेगा तो क्या होगा, ध्यान से देख ना, ये जो माइनस है ना, ये सारे पेपर को अट्रैक्ट करके उनका चार्ज को क्या बनाने की कोशिश करेगा, प्लस। अरे अभी तो बताया था इंडक्शन में कैसा होता है, तो प्लस बनाने की कोशिश करेगा, तो ये लोग प्लस बन गए। अगर ये प्लस बन गए फिर ये नेगेटिव है, तो ये इनको क्या कर देगा, अट्रैक्ट कर देगा। इसीलिए वो पेपर्स को अट्रैक्ट करता है। अगर कभी ऐसे 1 मार्क क्वेश्चन पूछ ले तो ये सब लिखना आना चाहिए कि कैसे होता है। पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है, फिर उसको जब लेके हम पेपर टुकड़ा के पास रखते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है ना, इंडक्शन की वजह से चार पेपर के टुकड़े जो होते हैं पेपर टोकन्स, वो पेपर टोकन्स चार्ज हो जाते हैं ऑपोजिटली, इसीलिए वो उनको अट्रैक्ट कर देते। हो गया पूरा क्लैरिटी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और उसका एप्लीकेशन। उसके बाद एक छोटा सा चीज है जिसको मैं तुम लोगों को पढ़ाया भी था उसमें बोर्ड के टाइम पे, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप या फिर इसको कोई कोई गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी बोलते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ क्यों गोल्ड लीफ, तुम समझ पा रहे होगे है ना। तो वो ना ऐसा कुछ दिखता है, वो मतलब ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा ही कुछ दिखता है, दिस इज द इलेक्ट्रोस्कोप, और ये उसका डायग्राम है ना। क्या करते हैं देखो, एक बोतल ले जाते हैं, मैं ये पढ़ाया था तुम लोगों को, बट फिर भी आज थोड़ा अच्छे से तुम लोगों को दिखाया जाएगा, और क्या है ना, मजा आना चाहिए ना यार, क्या है मजा थोड़ी। तो ये जो ये है, ये एक बोतल ले लेते हैं, ठीक है ना। एक बोतल लेते हैं जिसको वैक्यूम कर दिया गया, देख ये एक वेसल है जिसको वैक्यूम, वैक्यूम क्यों कर देते हैं पहले बताया था। अगर एयर रहेगा तो हो सकता है वो एयर चार्ज वार्ज लेके खुद चार्ज हो जाए, कुछ हो जाए ऐसे, ठीक है ना। तो ले लिया एक वैक्यूम, और उसके साथ ये रॉड जो है किसका बना रहता है, ग्राफाइट का, याद है कि नहीं, किसका बना रहता है ये रॉड, ग्राफाइट का बना रहता है। ये रॉड जो है कौन सा कलर से लिखूं बेटा, ये जो रॉड होता है ये ग्राफाइट रॉड से, ग्राफाइट से बना रहता है, मस्त कंडक्शन करता है इसीलिए ग्राफाइट रॉड, ठीक है। और नीचे जो है ये जो दो प्लेट दिख रहा है ना, ये दोनों क्या है, ये है गोल्ड के बने हैं। गोल्ड क्यों लेते हैं, बिकॉज इट इज द मोस्ट कंडक्टिंग मटेरियल है ना, द बढ़िया सबसे बढ़िया कंडक्टर है, दिस इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गोल्ड सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी गोल्ड का होता है, इसीलिए गोल्ड लिया जाता है ना, कि थोड़ा सा भी चार्ज है तो वहां पे अंदर फ्लो करने देता है मस्त उनको। अब क्या करते हैं ना, ऊपर में देखो, ऊपर में एक ऑलरेडी ये लगा हुआ है, मैं चेक करना चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट चार्जड है कि नहीं, है ना। ये किस लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है हमारा, क्या हो गया, डॉक्टाइल, हाँ डॉक्टाइल भी है, वेरी गुड, यस डॉक्टाइल ऑल्सो है, डॉक्टाइल है, डॉक्टाइल की वजह से हम पतला शीट बना सकते हैं, है ना। डॉक्टाइल है इसका मतलब हम इससे पतला शीट भी बना सकते हैं। डॉक्टाइल का मतलब है कि वायर बना सकते हैं, है ना। और माल्लेबल बोलते हैं उसको, माल्लेबल का मतलब है पतला शीट भी बना सकते हैं। बट यहाँ पे वो प्रॉपर्टी यूज थोड़ी हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रहा है कि गोल्ड के थ्रू मस्त करंट फ्लो कर सकता है। करंट फ्लो मतलब चार्ज उसके अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं आराम से अच्छे से, है ना। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो, ये प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। तो इसको हम लोग यूज किसके लिए करते हैं, पहले तो ना इसको यूज करते हैं टू डिटेक्ट इफ ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड और नॉट, यूज्ड टू डिटेक्ट इफ एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड और नॉट। कोई ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज है कि नहीं वो हमें इससे पता चलता है, चार्ज्ड और नॉट। क्या होता है, अगर चार्ज्ड होगा तो सेम चार्ज, जैसे ये माइनस चार्ज है तो देखो इसमें से सारे जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर गए, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये प्लेट भी नेगेटिव चार्ज हो गया, ये प्लेट भी नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो दोनों में फ्लो किए, है ना। तो जैसे दोनों नेगेटिव चार्ज हो गए तो उनके बीच में क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन, और वो इसे खुल जाता है, दिख रहा होगा कैसे खुल जाता है, जैसे टच कराओगे, जैसे ही टच कराओगे वो सेम सेम चार्ज होके खुल जाते हैं, है ना। तो क्या हो जाता है ना, गोल्ड लीफ सोर्स डिफ्लेक्शन, गोल्ड लीफ सोर्स डिफ्लेक्शन if the object is charged, if the object is charged, अगर ऑब्जेक्ट चार्जड होगा तो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अच्छा नेगेटिव होने से भी तो डिफ्लेक्शन शो करेगा, पॉजिटिव होने से भी डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब हम अगर इलेक्ट्रोस्कोप यूज करेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट चार्जड है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है, कभी पता नहीं चलेगा। वी कैन नॉट डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, ये उसका डीमेरिट है, वी कैन नॉट डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, है ना। मैग्नीट्यूड भी नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं एंड पोलैरिटी भी नहीं डिटरमाइन कर सकते। मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी मतलब कितना है चार्ज वो भी नहीं बता सकते हैं, और कितना उसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो भी नहीं बता सकते। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं। और उसके अंदर
क्या प्रिंसिपल यूज होता है इलेक्ट्रोस्कोप का, प्रिंसिपल वो तुम्हें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, फास्ट होता है इंडक्शन जब पास लेके जाते हैं, फिर होता है कंडक्शन, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। अगर नहीं पूछता है जनरली, बोर्ड में कभी पूछ लिया, कभी बोर्ड एग्जाम है, क्योंकि एनसीईआरटी में ही मेंशन है ये चीज, एंट्रेंस में कभी मैं आज तक देखा भी नहीं पूछा हुआ, ठीक है ना। तो बोर्ड में तो मतलब बोर्ड भी देना है कि बोर्ड नहीं देना है, डायरेक्ट एंट्रेंस दे दो तुम लोग, है ना, डायरेक्ट एनआईटी में एडमिशन ले लो ना, क्या है आईआईटी में ले लो डायरेक्ट। हाँ डिम्पू, तू कहाँ पे एडमिशन लेगा बोल, सबको समझ में आ गया कि नहीं बोलो। डिम्पू बोला कहाँ पे एडमिशन लेगा, अब देखना पड़ेगा मुझे पक्का। क्या सबको समझ में आ गया क्या क्या चीज अभी हम पढ़े, बेसिक चीज पढ़ा रहा हूँ बहुत ज्यादा, है ना, ये सब पढ़ा चुका हूँ पहले से ही, और इतना बेसिक है कि हम लोग मतलब ये तो याद ही रहना चाहिए यार एटलीस्ट, है ना, सबको इतना बहुत बेसिक है ये। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है ना, पहले तुझे पूरा गंग करके इतना तो गाना गा देना चाहिए, पूरा क्लियर। नेक्स्ट, अब चार्ज तो हमारा हीरो है वैसे, तो उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कैसे चार्ज किसी को करेंगे, पहले हीरो कैसे बनाएंगे किसी को, है ना, ऐसे बनाएंगे, ठीक। एक बढ़िया सा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, जैसे भी पर्पल कलर में एग्जाम्पल 1.1 लिखा होगा तो जान देना कि ये कहाँ का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, ठीक है। बढ़िया सा एग्जाम्पल है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं डाला हूं, नहीं तो मैं जनरल नहीं डालता हूँ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। क्या लिखा हुआ है, हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। एक स्फीयर को तुम्हें पॉजिटिव चार्ज करना है, बट उसको टच नहीं करना है भाई साहब। सिंपल, तुम एक बात बताओ, अगर टच नहीं करना है और चार्ज करना है तो डेफिनेटली कौन सा प्रोसेस यूज होगा, मतलब डेफिनेटली कौन सा प्रोसेस यूज होगा। अगर कभी भी बोल दिया कि टच नहीं करना है लेकिन चार्ज करना है, तो तुम कौन सा प्रोसेस यूज करोगे बोलो, इंडक्शन, यस। तो इंडक्शन में दिक्कत लेकिन क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन में बोला कि मान लो कि मैंने एक स्पीयर ले लिया, ठीक है, न्यूट्रल था पहले, ये इनिशियली न्यूट्रल स्पीयर ले लिया, ठीक है। अब उस न्यूट्रल स्पीयर के पास मैं अगर कोई भी पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड या नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड अगर लेके आया, मान लो कौन सा लेके आया, प्लस लेके आया, मान लो क्या लेके आया, प्लस, तो क्या होगा ना, ये प्लस है मतलब सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा इस साइड में, है ना, और इस साइड में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। दिक्कत तो यही है कि इंडक्शन में अगर तू माइनस क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो प्लस अपने आप बनेगा, एक साइड माइनस बनता है तो एक साइड प्लस, यही तो दिक्कत है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ना, हम लोग ग्राउंडिंग करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ ना, नेगेटिव नहीं, हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं इसके पास, ये जो पॉजिटिव चार्ज लाए थे, पॉजिटिव नहीं, हम लोग एक नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे इसके पास, ठीक है। क्या करेंगे, हम लोग नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे इसके पास, चलो नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं, एक नेगेटिव चार्ज लेके आए, माइनस 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 माइनस, ठीक है। अगर माइनस माइनस लाया तो इस साइड में क्या क्रिएट होगा, इंडक्शन की वजह से प्लस, और जो सारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आके कलेक्ट हो जाएंगे, है ना, तो इस साइड माइनस चार्ज आ जाएगा। अब इसको क्या करो ना, इसको धरती माता से कनेक्शन कर दो, ग्राउंडिंग का ये होता है सिंबल, दिस इज द सिंबल फॉर ग्राउंडिंग, है ना, दिस इज द सिंबल फॉर ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग करेंगे कभी तो यही करेंगे, है ना, तो ग्राउंडिंग कर दिए, ग्राउंडिंग कर दी तो क्या होगा ना, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस साइड में, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे ग्राउंड को फ्लो कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहां फ्लो कर जाएंगे, ग्राउंड को फ्लो कर जाएंगे, तो क्या बच जाएगा ना, ये हमारा फाइनली पॉजिटिव चार्ज सिर्फ इसके पास बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी एक स्फीयर को बिना टच करे पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको, कैसे कर सकते हैं। हाँ, अर्थिंग भी कहते हैं, सही बोला तो, वी कॉल इट एज अर्थिंग, है ना, ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग भी लिखते हैं इसको, अर्थिंग भी इसी को बोलते हैं जो घर पे करते हैं ना। उससे फायदा क्या होता है, मैं तुम लोगों को यहाँ पे ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये है, ऐसा बोला जाता है कि अर्थ इज द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अर्थ इज द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब समंदर में से अगर तुम 2 बकेट पानी निकाल दो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, या समंदर में तुम 2 बकेट पानी ऐड कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं।
इसका मतलब अर्थ एक ऐसा चीज है, उसको अगर तुम किसी से कनेक्ट कर दो तो अगर उस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो अर्थ दे देगा, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो अर्थ ले लेगा, ऐसे समझो, है ना। और अर्थ को कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा बिकॉज इट इज ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर एनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो टू एंड फ्रॉम अर्थ। अर्थ से कितना भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है, अर्थ को कितना भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है, इसीलिए हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं हमेशा। अब सोचो अगर सेम चीज बोला होता तुम्हें किसी भी स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज करना है, पॉजिटिवली नहीं नेगेटिवली बोला होता, तो ये नेगेटिव के बदले क्या लाते, प्लस लाते, फिर इस साइड ग्राउंडिंग करते, काम हो जाता। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.1 है और अच्छा एग्जाम्पल इसलिए मैं दिया था। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब जो हम हीरो के बारे में पढ़े, अभी हीरो अच्छा है बुरा है जो भी है, क्या करेंगे, हीरो तो है ही, उसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसके डिटेल्स के बारे में ना, उसके क्या हॉबीज हैं, वो क्या करता है, उसको कैसे लिखते हैं, क्या नहीं, सब कुछ। तो 4 प्रॉपर्टीज होते हैं, मैं तुम्हें बता दिया था। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। याद है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, देयरफॉर कोई भी सिस्टम का टोटल चार्ज कैन बी रिटन एज द इंटीग्रल सम ऑफ ऑल चार्जेस, है ना। अगर हमें पता है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, वो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो हम अगर कभी भी टोटल चार्ज चाहिए होगा, जैसे कि मेरे पास एक घर बनाता हूँ छोटा सा, है ना, दिल है छोटा सा, छोटी सी घर सा, ये देख टोटल चार्ज बना, इसके अंदर एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2 और एक चार्ज है -Q3, है ना, 3 चार्जेस, और एक चार्ज ले लो Q4, बहुत सारे चार्जेस है। Therefore, total charge of the system is simply integral sum of individual charges present inside the system, Q1 plus Q2 minus Q3 plus Q4। इस तरह से हम लोग we can find out what is the individual। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, ग्राउंडिंग में नेगेटिव भी किया जा सकता है, मैंने बताया ना अभी। अगर नेगेटिव चार्ज करना होता तो पॉजिटिव वाला पास लेके आते, ऊपर नेगेटिव पीरियड होता, इस साइड वाले पॉजिटिव को ग्राउंडिंग कर देते। तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी कि कोई भी टोटल चार्ज चाहिए सिस्टम का तो सिंपली इंडिविजुअली हम लोग इंटीग्रली ऐड कर देते हैं, जैसे नंबर्स ऐड करते हैं उस तरह से सिंपली नंबर्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी बोलता है चार्ज इज कंजर्व। जनरली बच्चे इसका स्टेटमेंट याद क्या कर लेते हैं ना, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओ ऐसा नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, वो स्टेटमेंट कभी मत लिखना चार्ज कंजर्वेशन में, बाकी एनर्जी कंजर्वेशन का वही है डेफिनेशन, लेकिन चार्ज कंजर्वेशन का डेफिनेशन है टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड नहीं है, क्योंकि जब अल्फा बीटा डीके पढ़ोगे तुम लोग, वहां पे देखोगे बीटा डीका में न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन बन जाता है ना, तो वहां पे चार्ज क्रिएट हो जाता है जबकि हम न्यूट्रल पार्टिकल लेते हैं। ठीक है, तो चार्ज ऐसा नहीं कि कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कंजर्व्ड होगा। मतलब अगर मैं एक बड़ा सा सिस्टम ले लिया, इसके अंदर मान लो कि मैं एक 5 कूलम का चार्ज लिया, एक -3 कूलम का चार्ज लिया और एक 2 कूलम का चार्ज लिया। ठीक है, और फिर मैं बोला कि नहीं नहीं, इन लोगों को कुछ कुछ किया मैंने, इनको कुछ कुछ किया और कुछ कुछ करके इनको 2 ऑब्जेक्ट बना दिया, और 2 ऑब्जेक्ट में से एक का चार्ज था 5 कूलम, तो बताओ दूसरे का कितना होगा ना। यहाँ का टोटल चार्ज कितना था, यहाँ का जो क्यू टोटल था वो कितना था, यहाँ का क्यू टोटल था 5 + 2 3, सॉरी 5 + 2 कहते 7, 7 - 3 4 कूलम। इसका टोटल है, मान लेते हैं इसका कैपिटल क्यू है, मतलब 5 + Q, और ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल, तो देयरफॉर क्यू का वैल्यू क्या होगा 4 - 5 दैट इज इक्वल्स टू -1 कूलम। सो जो तीसरा हम लोग जो ऑब्जेक्ट मतलब जो यहाँ पे बनाएंगे, इस वाले ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो -1 कूलम हो जाएगा। इस तरह से छोटे छोटे एग्जांपल्स किए जा सकते हैं, बच्चों वाली बात है ना, कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड और ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है ना, एनी चार्ज और एवरी चार्ज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। क्यों, क्योंकि
मतलब कि मान लो कि मुझे अगर किसी को चाहे पॉजिटिव चार्ज करना हो चाहे नेगेटिव चार्ज करना हो, तो या तो मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा या तो मैं इलेक्ट्रॉन माइनस करूँ, मतलब निकाल दूंगा, उसमें से रिमूव करूंगा। तो या तो मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा या तो दो इलेक्ट्रॉन या तो तीन या तो 10,000 15,000 20,000 ऐसे ही तो ऐड करूंगा। थोड़ी 2.7 इलेक्ट्रॉन ऐसे तो ऐड नहीं कर सकता। मतलब कोई भी हम चार्ज अगर ले लेंगे कैपिटल क्यू, तो वो जो कैपिटल क्यू होगा, कैपिटल क्यू चार्ज, वो कैपिटल क्यू कैन बी रिटन एज प्लस और माइनस n इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, है ना, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू कितना होता है, n का वैल्यू हम लोग न्यूट्रल होगा तो जीरो चार्ज रहेगा, अगर 1 2 3 ऐसे कुछ भी हो सकता है n का वैल्यू, कितना भी, चाहे 10 इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन कुछ भी, इस तरह से। तो कोई भी चार्ज को हम एक इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज करके लिख सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन चार्ज का वैल्यू सबको तो पता ही होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे मैं एक बढ़िया सा इंपोर्टेंट पॉइंट बताता हूं तुम्हें। वो क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है, मिनिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट, मिनिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट। कितना दे सकता हूं ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर निकालना चाहता हूं, नेगेटिव करना चाहता हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा मिनिमम, और अगर उसको इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहता हूं पॉजिटिव बनाने के, सॉरी नेगेटिव बनाने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन मिनिमम तो ऐड कर ही सकता हूं, है ना। तो व्हाट इज द मिनिमम चार्ज ना, दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। दिस इज द मिनिमम चार्ज, द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दैट वी कैन गिव टू एन ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना, एक एक चीज के अंदर क्या गहराई है उसको समझो, समझ रहे हो, एक एक पॉइंट की गहराई को समझो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। Q इक्वल टू एन, एन का मिनिमम वैल्यू जीरो, न्यूट्रल हो गया। अगर मिनिमम चार्ज देना है तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा या एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। सो दैट इज द मिनिमम चार्ज दैट वी कैन गिव, ठीक है। लास्ट एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी, क्या इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ना, जैसे मास चेंज होता है, मैंने तुमको बताया था कि आइंस्टाइन का एक इक्वेशन है कि m इक्वल्स टू m0 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। दिस इज हाउ द मास चेंजेस विथ स्पीड, है ना, दिस इज मास चेंजेस विथ स्पीड, मास चेंजेस विथ स्पीड। स्पीड अगर स्पीड, जैसे हमारा स्पीड बहुत कम होता है लाइट के कंपैरिजन में, और स्क्वायर है ऊपर से, तो इसलिए हमारा मास का वेरिएशन हमें पता नहीं चलता है। बट छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं जो कि लाइट के स्पीड के आसपास मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे लाइट के स्पीड में मूव कर रहा है, तो उसका जो मास होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि मास स्पीड के साथ चेंज होगा, बट चार्ज का वैल्यू जो है वो स्पीड के साथ चेंज नहीं होगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग भगाने लगेंगे तो उसका क्या चेंज हो जाएगा, मास, बट उसका चार्ज चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है, देयरफॉर ए मूविंग चार्ज, फॉर ए मूविंग चार्ज द मास चेंजेस बट द चार्ज डू नॉट चेंज। ये तुम्हें समझ में आना पड़ेगा कि चार्ज डू नॉट चेंज विथ द चार्ज ऑफ ए बॉडी, डू नॉट चेंज विथ स्पीड। ये वो पॉइंट है जो तुम्हें समझना है। क्या मेरी बात क्लियर है पूरा? बहुत अच्छे से प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस चारों के चारों पॉइंट है, डायरेक्टली बोर्ड में तुम्हारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए, वो सब यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए। क्या मेरी बात पूरा क्लियर अच्छे से? मस्त मस्त ना, क्या आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, क्या बोला है देखो, मस्त मस्त घूम घूम के कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज अगर मैं बनाना चाहता हूं तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मुझे देना पड़ेगा, है ना। अगर प्लस बनाना चाहता हूं तो निकालना पड़ेगा, माइनस बनाना चाहता हूं तो ऐड करना पड़ेगा। तो वो पूछ रहे हैं 1 कूलम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि कोई भी चार्ज को हम n इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिख सकते हैं। यहाँ पे n का वैल्यू जो है वही तो मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वही मेरा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपली 1 कूलम का वैल्यू पुट कर दो 1 और n, और ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो दिस इंप्लाइज n का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 1 कूलम, तो n का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। दिस इज द number of electrons that should be removed or added to make it a 1 coulomb charge। क्लियर है पूरा अच्छे से?
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2 है ना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2 1.2 है। क्या बोला ना, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। समझ रहे हो, मतलब 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड ट्रांसफर होते हैं ना, 10 to the power 9 electrons are transferred in 1 second. How much time is required to get a total charge of 1 coulomb? देखो मैं बोला कि 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन, मतलब इनका चार्ज अगर निकाल दोगे कितना चार्ज आ जाएगा 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन का ना, 10 to the power 9 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 to the minus 19, इतना कुलम चार्ज ट्रांसफर होता है कितने में, इन 1 सेकेंड। मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 1 कूलम चार्ज, है ना, मुझे कितना चाहिए 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होगा कितना सेकेंड में ना, 1 बाई ये वाला टर्म 10 to the power 9 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19, तो क्या आ जाएगा 1 बाई 1.6 इंटू 10 to the power minus 10 seconds. This is the time that it will take to transfer 1 coulomb of charge from one body to other body if 10 to the power 9 electrons are transferred in each second. क्या दोनों एग्जांपल सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ा जाए। नोट्स मिल जाएंगे, परेशान मत हो, जो भी लिख रहा हूं वो सबका पूरा पीडीएफ तुम्हें क्लास खत्म होने के बाद ही मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, इसीलिए मैं दिन में 2 ही क्लास रखवाया हूं, समझ रहे हो तुम्हारे बात, है ना। हाँ, किसी को कोई परेशानी है तो बोलो। मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो स्लो स्लो पढ़ेंगे, नहीं, सिलेबस का पेस वही रहेगा, ठीक है ना, सिलेबस का पेस वही रहेगा। सारे रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए जाएंगे सो दैट कि तुम बार बार उसको देख सको, समझ रहे हो। सारे टॉपिक सब्जेक्ट के सारे ऐसे ही करे जाएंगे, मस्त मस्त। और एनिमेशन थोड़ा कोशिश कर रहे हैं डालने का सो दैट कि तुम लोगों को पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे, ऑनलाइन में बोर ना हो जाए, है ना। और बात ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि कोई सो रहा है, मैं बीच बीच में अटेंडेंस लिया करूंगा तुम लोगों का, बीच बीच में अटेंडेंस लिया करूंगा, नहीं सोना है, सोना नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, एक बार सब लोग चार्ट बॉक्स में बोल दो, आगे बढ़ा जाए, सबके सब चार्ट बॉक्स में एक बार बोल दो, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं। गुड गुड गुड, ओके, चलो लेट्स गो। नेक्स्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम्स लॉ, है ना। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट कूलम्स लॉ के ऐसे धांसू सवाल करवाऊंगा तुम्हें जो कि एंट्रेंस में चमक जाएगा। मतलब मैं बता रहा हूं सच्ची में, ये चैप्टर जिसको मैकेनिक्स, अभी हम रिसेंटली मैकेनिक्स पढ़े हैं, समझ रहे हो, ये अच्छी बात है कि हम रिसेंटली अभी मैकेनिक्स पढ़े हैं, अब पूरा चमक जाएगा सब कुछ, मजा आ जाएगा, है ना। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है, सिंपली कूलम्स लॉ मतलब हम यूज करते हैं किस लिए ना, 2 चार्ज के बीच में फोर्स निकालने के लिए, 2 कैसा चार्ज ना, 2 पॉइंट चार्ज, है ना। कूलम्स लॉ इज ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, वो दिख नहीं रहा होगा शायद, वो 2 पॉइंट चार्जेस है ना, 2 पॉइंट चार्जेस, ये पॉइंट चार्ज क्या है ना, अगर कोई भी साइज जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो साइज है, साइज ऑफ द चार्ज्ड बॉडी आर स्मॉलर देन द डिस्टेंस। अगर 2 चार्जेस है कि मैं 2 चार्ज रख रहा हूं, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट लिया, उनको चार्ज दे दिया, और वो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को जब मैं रखता हूं, अगर उनका साइज और उनके बीच में जो डिस्टेंस है, अगर साइज बहुत छोटा हो गया उस डिस्टेंस से, तो हम उनको पॉइंट चार्ज मान के चलते हैं। ऑलमोस्ट सब चीज को पॉइंट चार्ज ही मानते हैं। जब पॉइंट चार्ज नहीं मानना होगा तो वो क्लियरली मेंशन करेगा, स्पीयर बोल के, कि रॉड बोल के, कि रिंग बोल के, डिस्क बोल के, प्लेट बोल के, वो क्लियरली मेंशन करेगा, समझ रहे हो, जब पॉइंट चार्ज नहीं मानना होगा तो। नहीं तो ये चार्ज बोल दिया तो सोच लेना कि वो क्या है, पॉइंट चार्ज है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो हम लोग 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स की बात करेंगे। अब वो फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, तुम देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, देख सकते हो क्या है ना। जब Q1 Q2 एक प्लस और एक माइनस हुआ था,
तो उनके बीच में कैसा फोर्स था ना, अट्रैक्टिव फोर्स था, है ना, फोर्स कहता था अट्रैक्टिव। जब सिमिलर चार्ज हो गए, है ना, ऑनलाइक चार्जेस, ये इसको क्या बोलते हैं, ऑनलाइक चार्जेस, अलग अलग चार्ज, ऑनलाइक चार्जेस बोलते हैं इसको। और इसको सेम सेम हो गए तो इसको क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस, और सिमिलर चार्जेस लाइक चार्जेस बोलते हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं ना, इनके बीच में जो फोर्स है वो है रिपल्सिव और रिपल्सन, है ना। तो दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, उस फोर्स का वैल्यू कितना होगा वो हमें बताया था कूलम ने अपने नाम पे लॉ देकर, जिस लॉ का नाम है कूलम्स लॉ। समझ में आया, कूलम ने लॉ दिया था जिस लॉ में उसने दो पॉइंट चार्ज के बीच में अगर कुछ उनको कुछ डिस्टेंस में रखेंगे तो उनके बीच में कितना फोर्स एग्जिस्ट करेगा, उसके बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, चलो क्या बताया था वो पढ़ लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मतलब फोर्स की वैल्यू बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये पढ़ चुके हैं हम लोग, पता भी होगा तुम्हें, 10th में पढ़े होंगे। नहीं बता रहा हूं, कुछ आगे बता रहा हूं, देख डायरेक्ट लिख के बता रहा हूं, है ना। ए प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 into Q2, वैल्यू लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब डोंट राइट चार्जेस विद साइन। याद रख, जब फोर्स का वैल्यू लिख रहे हैं तो चार्ज का साइन नहीं लिखना है ना। यहाँ पे स्टार मार्क करके यहाँ पे लिख दो कि डोंट राइट साइन फॉर मैग्नीट्यूड, डोंट राइट साइन ऑफ द चार्ज फॉर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए साइन का चार्ज का साइन मत डाल देना, माइनस आ रहा है सर, ऐसे गंदा काम मत करना, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच में डिस्टेंस r है तो f प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइन कर दो तो ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है, कांस्टेंट आ जाएगा k। वो जो k का वैल्यू है वो कितना है, k का वैल्यू, k का वैल्यू बोला है हमारा कितना है, 9 into 10⁹, है ना। ये k का वैल्यू है डायरेक्टली, और वो भी k का वैल्यू किस में, वैक्यूम में इतना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि वैक्यूम में इतना है, तुम्हें पता चलेगा। दिस इज द वैल्यू 9 into 10⁹, दिस इज द वैल्यू इन वैक्यूम। मैं बता देता हूं यहाँ पे, दिस इज द वैल्यू इन वैक्यूम। अलग अलग चीज में जाके इसका वैल्यू अलग अलग हो जाता है, थोड़ी देर में पता चलेगा, है ना। तो k का वो जो वैल्यू है 9 into 10⁹, डायरेक्ट याद रखना है, यूनिट तुम बता सकते हो, इधर फोर्स है, डिस्टेंस को इधर ले आओ तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोस स्क्वायर, ऐसा हो गया। डायमेंशन बता सकते हो, डायमेंशन ऑफ k, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन ऑफ k जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। डायमेंशन ऑफ k बताओ, न्यूटन का m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर का L2 बाई कूलम स्क्वायर का A2 T2, राइट। अब इनको तो सॉल्व तुम कर ही सकते हो, बहुत समझदार बच्चे हो तुम लोग सबके सब। m1 L3 T-4 A-2, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। दिस इज द डायमेंशन ऑफ k, दिस इज द डायमेंशन ऑफ k, ठीक है। यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, वैल्यू हो गया k का। तो फोर्स का वैल्यू आ गया k इंटू Q1 Q2/r²। बाद में न्यू कूलम ने क्या किया ना, एक्चुअली वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, पानी के अंदर किए होंगे, केरोसिन के अंदर किए होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके किए होंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उनको पता चला कि सेम चार्ज रखो, सेम डिस्टेंस में रखो, लेकिन एयर में रखो तो अलग फोर्स, पानी में रखो तो अलग फोर्स। चार्ज तो सेम है, डिस्टेंस तो सेम है, फोर्स तो उतना आना चाहिए था। मतलब ये सारा गड़बड़ k का है। मतलब हम जब कोई दूसरे मीडियम में डाल देते हैं तो क्या चेंज हो जाता है, k का वैल्यू चेंज हो जाता है ना। और उन्होंने पूरा मस्त वाला बताया भी उन्होंने कि कैसे चेंज होता है, बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में। तो k का वैल्यू है 1/4πε0। उन्होंने और एक्सपेरिमेंट करके देखा जिसमें ε0 को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस इसीलिए क्योंकि वैक्यूम, अगर कोई दूसरा मीडियम ले लूंगा
तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, वैक्यूम का नहीं, उस मीडियम का आ जाएगा जिसमें रखेंगे, बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है पता है तुम लोगों को शायद, 8.85 इंटू 10⁻⁻13, ऐसा कुछ होता है शायद, है ना, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। यूनिट के का उल्टा, यूनिट जो है वो क्या हो जाएगा, के का उल्टा, मतलब कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन भी तो लिख सकते हो ना, समझदार हो तुम लोग, बता दो उसका उल्टा किसका, इससे पहले वाले का, इससे पहले वाले का क्या आया था, m1 आया था, तो m-1 कर दो। l कितना आया था मुझे याद नहीं, l3 आया था, तो l का -3 कर दो। t का -4 आया था तो +4 कर दो। a का -2 आया था तो +2 कर दो। ये डायमेंशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का पहला क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ समथिंग। वो समथिंग में एप्सिलॉन नॉट बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए बोलता हूं कि कितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी बातें बट इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? अब देखो, ये जो फोर्स का वैल्यू आया ना, वो जो फोर्स का वैल्यू आया, उस फोर्स का वैल्यू से हम लोग 1 कूलम चार्ज का डेफिनेशन निकालते हैं। 1 कूलम चार्ज का, है ना, क्या 1 कूलम चार्ज का ना, मान लो कि मैं एक 1 कूलम का चार्ज रखूं, यहाँ पे एक 1 कूलम का चार्ज रखूं, और उनके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस रखूं, ठीक है। तो जो फोर्स आएगा, फोर्स का वैल्यू वो कितना आएगा ना, के इंटू Q1 Q2, मतलब 1 इंटू 1/1, इतना न्यूटन, राइट। तो फोर्स का वैल्यू क्या आ गया ना, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। फोर्स का वैल्यू क्या आ गया, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। इसका मतलब क्या है ना, 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज। कौन क्या बोल रहा है, क्या कुछ, कौन कुछ बोल रहा है, एप्सिलॉन और 10⁻12 है, हाँ ओके, 10⁻12, ओके, वो तुम कर सकते हो यार, वो गिवन भी रहता है, ठीक है, ऐसे मत कराओ तुम लोग, एम्बेरस करवाओगे मुझे ना क्या, हाँ? इसका वैल्यू गिवन रहता है क्वेश्चन में, टेंशन मत ले, गिवन इन क्वेश्चन, वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहता है, तो इसीलिए तुम्हें ज्यादा मुझे ऐसे परेशान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फोर्स का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 9, 1 कूलम 1 मीटर रखने से, तो देयरफॉर मैं क्या बोल दूंगा ना, 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज when placed at a separation of 1 meter, placed at a separation of 1 meter, experiences a force of 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। अब तुम खुद सोचो, ये फोर्स बहुत छोटा है कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है भाई, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। इसीलिए मैं बोला था कि 1 कूलम चार्ज रियलिटी में बहुत बड़ा होता है, हम जो जनरली डील करते हैं वो माइक्रो कूलम में डील करते हैं, 10⁻⁻6 के लेवल में हम लोग डील करते हैं, है ना। तो ये 1 कूलम चार्ज का डेफिनेशन है कि 1 कूलम चार्ज का मतलब है कि उतना चार्ज जितना कि हम लोग रखेंगे अगर 1 मीटर सेपरेशन में, तो उनके बीच में जो फोर्स का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9। दिस इज डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम चार्ज। और ये 1 कूलम इसीलिए बोला जाता है कि कूलम इज ए वेरी बिग यूनिट, क्योंकि अगर किसी में 1 कूलम चार्ज 2 ऑब्जेक्ट में हो गया ना, तो उनके बीच में रिपल्सन 9 इंटू 10⁻9, धरती माता भी नहीं रोक सकते इनको, समझ रहे, सबसे पावरफुल तो वही है ना, वो भी नहीं रोक सकता, फ्रिक्शन विक्शन कुछ कहाँ आएगा, हाँ अगर छोटा ऑब्जेक्ट हो गया ना और इतना फोर्स लगा दिया, फिर तो उसका एक्सेलरेशन सर वो पूरा गैलेक्सी पार करवा दोगे तुम लोग, है ना। इसीलिए बोलना था मैंने कि 1 कूलम इज रियली ए वेरी बिगर यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। हम लोग हमेशा माइक्रो कूलम और नैनो कूलम में डील करेंगे जब भी डील करेंगे क्वेश्चंस में। क्लियर है, पूरा क्लियर यहां तक, कोई डाउट? कूलम्स लॉ कैसे लिखते हैं, कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स कैसे लिखते हैं, बस अट्रैक्शन कैसे लिखते हैं, रिपल्सन कैसे लिखते हैं, वो क्लियर होना चाहिए। ये देख लो दिखाया हुआ है अच्छे से, जब रिपल हो रहे होंगे तो एक दूसरे से दूर लगाएंगे, अट्रैक्शन हो रहे होंगे तो एक दूसरे के पास लगाएंगे, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना। हमेशा मैंने बताया था कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है
मतलब उसका मैग्नीट्यूड जानना पड़ेगा, डायरेक्शन भी लिखना जानना पड़ेगा। अगर तुम्हें खाली F इक्वल टू के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर याद है, बट तुम्हें याद नहीं कि डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, फंस गया बेटा, हो गया नहीं नंबर तेरे से। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए ना क्या? कुछ भी प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो, नहीं है तो आगे बढ़ दूंगा मैं। कूलम्स लॉ इन ए मीडियम। चलें आगे, कुछ नहीं बोलोगे? हाँ, आगे बढ़ा जाए। सो गए हो क्या तुम लोग, कि मतलब ऑनलाइन क्लास के नाम पे सो रहे हो क्या रे? हाँ, कौन सो रहा है इधर? सिकदर सो रहा है क्या तू? सिकदर सो रहा है, और ये डेबिल डेबिल ड्यू क्या कर रहा है? है सर। पढ़ रहा है ना? हाँ सर। हाँ गुड। कोई नहीं सोना है? युवराज, हाँ वेरी गुड। भास्वती गुड। हाँ, सोना नहीं है किसी को। गुड, चलो। तो नेक्स्ट है हमारा कि अभी तो पता चला कि ठीक है, कूलम्स लॉ ऐसा ऐसा होता है, दो चार्ज को रखो तो वैक्यूम में के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है। बट सर आप ये तो नहीं बताए कि अगर दूसरे मीडियम में रखेंगे तो क्या होगा, है ना? हम ये तो नहीं बताए कि दूसरे मीडियम में रखेंगे तो क्या होगा। तो मैं बताता हूँ, रुक जाओ बताता हूँ, है ना? बताता हूँ कि दूसरे मीडियम में रखने से क्या होगा ना। दूसरे मीडियम में रखने से क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ इन ए मीडियम। अलग से टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है? बढ़िया मजेदार बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें बताऊंगा यहाँ पे। कूलम्स लॉ के बारे में एक खास बात सुनो। क्या खास बात है ना? सपोज यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज था, ठीक है? सिंगल अकेला बंदा, एक प्लस क्यू, बस अकेला खुश था वो। फिर उसके साइड में एक माइनस स्मॉल क्यू आया, तो इसको खुशी हुआ कि ऑपोजिट चार्ज दिख रहा है। तो इसने क्या किया ना, इसने इसको अट्रैक्ट किया, है ना? अट्रैक्ट करेगा ही ऑपोजिट चार्ज, तो इसने इसको अट्रैक्ट किया। अब ये जब इसको अट्रैक्ट किया, मैं अच्छा ये ठीक था, खुश था, ये भी खुश हो गया, ये भी खुश हो गया। कितना फोर्स के साथ अट्रैक्ट किया ना? अगर ये डिस्टेंस आर होता तो इस फोर्स का वैल्यू उसने अप्लाई किया कितना, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है? अब इसके जिंदगी में एक माइनस चार्ज था तो वो खुश था, दूसरा माइनस चार्ज आया यहाँ पे और एक माइनस क्यू आया, तो ये बोला अच्छा खुश और ज्यादा, बोला मैं तुझे भी अट्रैक्ट करूंगा, है ना? जैसे डिम्पू करता है, मैं तुझे भी अट्रैक्ट करूंगा। तो ये बोला कि नहीं नहीं मुझे अट्रैक्ट करोगे ठीक है, बट तुम तो इसको भी अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये चार्ज बोला कि मेरा एक प्रॉपर्टी है कि मैं किसके ऊपर कितना फोर्स लगाऊंगा, वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि मेरे आसपास और कौन है। मतलब ये जो फोर्स है, अगर ये चार्ज नहीं होता तो भी फोर्स इतना ही लगता, ये चार्ज आने के बाद भी फोर्स इतना ही लगेगा, है ना? इसीलिए एक स्टेटमेंट में बोलता हूं यहाँ पे, वो स्टेटमेंट ध्यान से सुनना और समझना, उसको बाद में भी लिखा दूंगा एक जगह में। यहाँ पे क्या ना, कूलम्स फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन the presence of other charges around them। मतलब ये इसके ऊपर ये कितना फोर्स लगाएगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि इसके आसपास और कोई चार्ज है कि नहीं, ठीक है? ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि तुम्हें समझना है, और वो यहाँ पे मैं यूज कराऊंगा, ठीक है? कैसे यूज कराऊंगा देख ध्यान से। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया ना? पूछ लो एक बार कि कूलम्स लॉ कोई दूसरा चार्ज होने से क्या फोर्स लगाएगा उस बात पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? अब ध्यान सुनना क्या हुआ। बोला कि
मान लो कि मैंने एक मीडियम ले लिया, कोई एक मीडियम ले लिया, दिस इज ए मीडियम, अलग कलर है, ब्लू है, पानी 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 समझ सकते हो, एक मीडियम ले लिया। तो ये मीडियम के अंदर कुछ प्लस चार्जेस भी होंगे और माइनस चार्जेस भी होंगे, दोनों होंगे। मान लो कि मेरा पहले ये वाला चार्ज प्लस था और ये वाला चार्ज माइनस था, है ना, या फिर उल्टा फोर्स दे दिया है तो सेम सेम लेती, ये प्लस था और ये भी प्लस था, पहले रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। क्या होगा ना, जैसे ही मैं कोई दूसरा मीडियम में डाल दिया, उसके अंदर प्लस भी थे माइनस भी थे, तो माइनस वाले खुश हो गए कि आया नया बंदा, नया पॉजिटिव चार्ज आया है, तो सारे माइनस क्या किए ना, सारे माइनस इसके चारों तरफ आके ऐसे 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 जमा हो गए, है ना, सारे माइनस चार्ज आके ऐसे 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 जमा हो गए इसके चारों तरफ। ये भी प्लस था तो इसके चारों तरफ भी सारे माइनस आके ऐसे ऐसे जमा हो गए, वो लोग भी खुश हो गए, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, इनके बीच में अगर डिस्टेंस आर है तो इधर फोर्स तो लग रहा था हमारा कितना ना, के कैपिटल क्यू स्क्वायर कर देते हैं इसको, क्या क्यू लेके कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इतना फोर्स पहले लग रहा था, कूलम्स फोर्स। अब ये जो नेगेटिव चार्जेस आ गए, सोचो ये नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे ना, ये नेगेटिव चार्जेस इस वाले को भी अट्रैक्ट करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट भी करेंगे इधर, है ना, इधर अट्रैक्ट भी करेंगे ये पॉजिटिव चार्जेस को। मतलब दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस। जो नेगेटिव, पहले वैक्यूम में कुछ नहीं था, वैक्यूम में खाली प्लस प्लस थे, तो ये फोर्स इन वैक्यूम इतना क्रिएट हो रहा था, है ना, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बट जैसे ही मैं मीडियम में डाल दिया तो क्या हुआ ना, उस मीडियम में रहने वाले नेगेटिव चार्ज इसको भी गिर दिए और इसको भी गिर दिए, तो खाली ये प्लस चार्ज नहीं, इस प्लस चार्ज के साथ साथ ये जो माइनस चार्जेस यहाँ पे आ गए, वो माइनस चार्जेस भी इसको क्या करेंगे, इसको इधर अट्रैक्ट करने लगेंगे विद सम फोर्स, दिस इज एफ ए मान लेते हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अभी जो इसके ऊपर नेट फोर्स आएगा, अभी जो इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स आएगा, है ना, साइड में माइनस चार्जेस, यहाँ पे आपके माइनस चार्जेस आना स्टार्ट हुए, और ये जो एफ है, दिस एफ इज द अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्जेस, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस। अब सोच, अगर मुझे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द टोटल फोर्स experienced by what is the total force experienced by this charge कैपिटल Q कितना टोटल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ना, तो कितना एक्सपीरियंस कर रहा है ना, पहले इसके ऊपर लग रहा था ये वाला फोर्स, टोटल फोर्स ऑन Q पहले लग रहा था वैक्यूम की वजह से, अब एक आ गया अट्रैक्शन की वजह से, तो जो भी आया टोटल फोर्स, ये तो लेस देन फोर्स इन वैक्यूम होगा ना, ये क्या होगा, लेस देन फोर्स इन वैक्यूम। इसका मतलब अगर हम मीडियम में कभी भी चार्ज को रख देते हैं, है ना, वैक्यूम से इस अट्रैक्शन को माइनस किया तो टोटल फोर्स आया, तो हम लोग क्या पढ़े, देयरफॉर अगर मीडियम में हम चार्ज को रखते हैं तो चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स जो है उसका वैल्यू कम होता है, द टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज decreases when placed in a medium, बट इसमें स्टार मार्क वाला बात क्या है वो सुनो। इसमें स्टार मार्क वाला बात यह है कि जेई में सवाल पूछ लिया कि व्हाट हैपेंस टू दी कूलम्स फोर्स when placed in a medium, अगर मीडियम में रखेंगे तो कूलम्स फोर्स का क्या हुआ। देखो कूलम्स फोर्स तो यही है ना यार, पहले जो था कूलम्स फोर्स में चेंज थोड़ी हुआ है, यही पॉइंट में तुम्हें लिखवाया था यहाँ पे कि कूलम्स फोर्स जो है इस चार्ज के ऊपर इन नेगेटिव चार्जेस के होने से भी जितना लगता, इन नेगेटिव चार्जेस से नहीं होने से भी उतना ही लगेगा। तो कूलम्स चार्ज व्हेन इन प्लेस्ड मीडियम डू नॉट चेंज, नो चेंज इन कूलम्स फोर्स बट द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस चेंजेस। क्या मेरी बात समझ में आया?
क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं? कूलम्ब फोर्स उतना ही लगता है k(q²/r², बट और एक अट्रैक्शन फोर्स आने की वजह से, इस ए की वजह से टोटल फोर्स ऑन द चार्ज डिक्रीज हो जाता है। और जो भी डिक्रीज हो गया कुछ तो वैल्यू आया होगा ना, वो जो आया उसको लिखते हैं F = 1/4πε(m) Q1Q2/r²। ये जो फोर्स है ये कूलम्ब फोर्स है कि टोटल फोर्स ऑन द चार्ज है? दिस इज द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज, याद रखना। दिस इज द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज, टोटल फोर्स है ये कूलम्ब फोर्स नहीं है। ε(m) लिख दिया हम लोग, है ना, ε(m). लेकिन कभी भी कोई भी मीडियम का ε(m) गिवन नहीं रहता है। क्या गिवन रहता है हमें? रिलेटिव परमिटिविटी। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बट फॉर ए मीडियम द रिलेटिव परमिटिविटी विल बी गिवन। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी विल बी गिवन। रिलेटिव परमिटिविटी को क्या लिखते हैं हम लोग? εr से लिखते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? εr एप्सिलॉन इन मीडियम बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं? देखो ये एप्सिलॉन जो है ना, इस एप्सिलॉन का मीनिंग क्या है? परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब उसको ऐसे तोड़ो कि परमिशन फॉर एक्टिविटी, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए अच्छा परमिशन होगा उसका परमिटिविटी ज्यादा होगा, है ना। तो परमिटिविटी इज ए प्रॉपर्टी जो कि हमें क्या बताता है कि कौन सा मीडियम के अंदर कितना अच्छा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो सकता है। जिसके अंदर जितना अच्छा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो सकता है उसका परमिटिविटी उतना ज्यादा, समझ रहे हो। तो मीडियम के अंदर एक्टिविटी ज्यादा होगा एंड ऑलवेज εm इज ग्रेटर देन ε0। वैक्यूम से कोई भी मीडियम का परमिटिविटी ज्यादा ही होगा क्योंकि उसके अंदर कुछ चीज है, वैक्यूम में तो कुछ भी नहीं। तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है? εr का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होता है ना, हमेशा। तो εm को मैं क्या लिख सकता हूं? εm को लिख सकता हूं ε0 into εr। देयरफॉर फोर्स इन द मीडियम, कौन सा वाला? ये Fm है ना, फोर्स इन द मीडियम। ये टोटल फोर्स की बात कर रहा हूं फिर से, इज सिंपली 1/4πε0 into εr Q1 Q2/r²। सिंपल सी बात है, Q1 Q2/r²। ठीक है, अब Q1 Q2/r² हो गया। अब ये देखो εr को छोड़ के बाकी जो टर्म बचा, ये पूरा टर्म, दिस होल टोटल टर्म, ये कितना है? दिस इज फोर्स इन द वैक्यूम, दिस इज फोर्स इन वैक्यूम बाई εr बाई εr। और इसका वैल्यू कितना आया हमारा? ये सॉरी यहाँ पर लिखना, देयरफॉर फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम बाई εr। तो अगर हम लोग कभी भी वैक्यूम से निकालकर चार्ज को कोई मीडियम में रख देंगे जिसका परमिटिविटी εr है, तो उसके जो ऊपर चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स लगेगा वो फोर्स भी उतना टाइम्स कम हो जाएगा। जैसे वाटर का εr है 80, मतलब मैं अगर वैक्यूम में रखूंगा तो जितना फोर्स लगेगा, पानी में रख दूंगा तो उसके फोर्स जो है 1/80, मतलब 80 से डिवाइड कर देंगे, उतना कम हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? सो दिस इज हाउ वी राइट कूलम्ब्स लॉ इन ए मीडियम। कोई भी मीडियम के अंदर हम कूलम्ब्स लॉ क्यों लिख सकते हैं। इसके अंदर जो कॉन्सेप्चुअल बात था वो ये था, है ना। ये दो कॉन्सेप्चुअल बात याद रखना, इसको भूलना मत कभी कि भाई टोटल फोर्स का वैल्यू चेंज होता है। ठीक है, मीडियम में रखने से द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज चेंजेस बट द फोर्स एक्सपीरियंस, द कूलम्ब फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज डू नॉट चेंज बिकॉज कूलम्ब फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस अराउंड द चार्ज। पूरा क्लियर? सबको पूरा क्लियर हो गया? पूरा अच्छे से? कूलम्ब्स लॉ कोई भी मीडियम के अंदर कैसे क्यों डिक्रीज करता है ना, ये उसका कॉन्सेप्ट है कि क्यों डिक्रीज करता है। क्यों? खाली ये प्लस माइनस है बोल के नहीं। सोचो कि अगर मैं यहाँ पे प्लस लिया होता और यहाँ पे माइनस लिया होता तो क्या होता ना, इसके चारों तरफ आके माइनस 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 हो जाते और इसके चारों तरफ आके प्लस 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 हो जाते। अब अगर फोर्स की बात करता मैं, फोर्स कितना लगाएगा, तो सोचिए अट्रैक्शन की वजह से इधर लग रहा था Fb, जैसे यहाँ पे रिपल्सन की वजह से, अब ये प्लस इसको रिपल्स करेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर लग जाएगा, फिर से ये इसका वैल्यू को क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। तो फोर्स का वैल्यू मीडियम के अंदर डिक्रीज होता है। टोटल फोर्स डिक्रीज क्यों हो जाता है? क्योंकि
कूलम का फोर्स के बाद और एक अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स आ जाता है ड्यू टू द चार्जेस कमिंग फ्रॉम द मीडियम, और उसी के वजह से हमारा इन मीडियम के अंदर फोर्स का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है। क्लियर है? कितना डिक्रीज कर जाता है टोटल फोर्स ना, जितना वैक्यूम में होता है उसको डिवाइड कर दो उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी से, तो हमें पता चल जाएगा कि मीडियम के अंदर फोर्स कितना हो जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात क्लियर है सबको? देयरफॉर क्या लिखेंगे, फोर्स इन मीडियम इज ऑलवेज लेस देन फोर्स इन वैक्यूम, है ना? फोर्स इन मीडियम इज ऑलवेज लेस देन फोर्स इन वैक्यूम। ठीक है, ये एक बच्चों से सवाल दिया हुआ है, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस if the magnitude of the charges are doubled and the distance is halved। एक बच्चों वाला सवाल है, फटाफट बच्चों वाला सवाल है, सब लोग कॉपी में कर दो। अभी का अभी मुझे बता दो आंसर क्या आएगा, 1 मिनट में, सबके सब 1 मिनट टाइम है। फोर्स का क्या होगा अगर चार्जेस को डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, तो फोर्स का वैल्यू में क्या चेंज होगा? जल्दी से, फोर्स का वैल्यू में क्या चेंज होगा तुम्हें बताना है। सब लोग सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे, अभी के अभी, अभी के अभी आंसर बताएंगे मुझे सबके सब। सबके सब आंसर बताएंगे, कोई नहीं बताया अभी तक? अरे हो ना तुम लोग, हाँ बताओ जल्दी से। कोई नहीं बताया अभी तक, कोई नहीं बताया। अभी तक नहीं बताया। मेरा आंसर आ भी गया, मेरा आंसर भी आ गया। आया? कितना आंसर आया सबका? 16 आया सबका? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, एक बढ़िया सवाल पूछता हूं, सब लोग बताएंगे मैं क्या? सबके सब बताओगे? बढ़िया सवाल। ठीक है, देखो दो चार्ज हैं, दो चार्ज थे, टू चार्जेस इनिशियली at a separation of इनिशियली एट ए सेपरेशन ऑफ मान लेते हैं डी। ठीक है, दो चार्ज थे जो कि इनिशियली डी सेपरेशन में थे, है ना? दे आर प्लेस्ड इन ए मीडियम, प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी के। रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू कितना दे दिया है? के दे दिया है। एप्सिलॉन आर लिखते हैं, आसान होगा बोल के मैं के ले दिया हूं, है ना? क्योंकि ये रिलेटिव परमिटिविटी का और भी एक नाम होता है जो तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। इसका एक और भी नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, कभी कभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसे भी बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को, इसीलिए के से डिनोट कर देते हैं ना, या एप्सिलॉन आर से डिनोट कर दो, जो भी तुम्हारी मर्जी, जाओ दुखी मत होना। कर दिया। एट व्हाट डिस्टेंस, उनको कितना डिस्टेंस में रखना पड़ेगा? एट व्हाट डिस्टेंस शुड दे बी प्लेस्ड, उनको कितना डिस्टेंस में रखना पड़ेगा सो दैट they will experience the same force, so that they will experience the same force in vacuum, same force in vacuum। मतलब अगर दो को वैक्यूम में रखता तो उनको एक मीडियम में कितना डिस्टेंस पर रखने से वो उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम में जितना करता, वैक्यूम में डी में रखा था, दूसरा मीडियम में रख दिया जिसका रिलेटिव परमिटिविटी है के, ठीक है ना। तो बोला कि उस मीडियम के अंदर मैं ऐसा कितना डिस्टेंस में रखूं कि फोर्स उसके बीच में उतना ही होगा जितना हमारा क्या होता है, किसमें होता था, वैक्यूम में होता था। चलो चलो बताओ जल्दी जल्दी, कितना डिस्टेंस आया आंसर? मैं कर दूंगा क्या जल्दी जल्दी? हाँ आंसर आ गया किसी का, वेरी गुड। रूट के बाई डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर का रूट ओवर तो हटा जाएगा ना, रूट ओवर के बाई डी ना, रूट ओवर डी बाई के। फोर्स इन वैक्यूम इक्वल्स टू फोर्स इन मीडियम, राइट। फोर्स इन वैक्यूम का वैल्यू 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2 by d square, that is equals to force in medium 1/4πε0 एप्सिलॉन r, that is जिसका वैल्यू k है, चार्ज तो वो ही है, डिस्टेंस मान लेते हैं, कुछ x में रखना पड़ेगा, ठीक है, x में। तो क्या आएगा, सब तो कैंसिल हो जाएंगे, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा डी स्क्वायर और इधर बचेगा एप्सिलॉन, तो दिस इंप्लाइज x का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, डी स्क्वायर बाई के, डी स्क्वायर बाई के का रूट ओवर, तो आंसर आएगा डी बाई रूट के, डी बाई रूट के, डी बाई रूट के। मतलब अगर वैक्यूम में डी में रखोगे तो जितना फोर्स, वैक्यूम में डी में रखोगे तो जितना फोर्स, मीडियम के अंदर डी बाई रूट के में रखोगे तो उतना फोर्स है कि नहीं। वैक्यूम में डी में रखोगे तो जितना फोर्स, अगर मीडियम के अंदर डी बाई रूट के में रखोगे तो उतना ही फोर्स। मिस हो गया, डी स्क्वायर बाई के मारूंगा तुझे, हाँ रूट ओवर, अच्छा रूट ओवर ऑफ डी स्क्वायर बाई के, गिटार पे लिख के हो जाए रूट ओवर, हाँ रूट ओवर आएगा, वेरी गुड। ओनली रूट ओवर, रूट ओवर के बाद कुछ बोली नहीं, डी स्क्वायर बाई के का रूट ओवर है ना, यस गुड, आंसर आना चाहिए सबका, वेरी गुड। क्या हुआ, बाकी का आंसर नहीं आया क्या? हाँ सबका आंसर आना चाहिए, डी बाई रूट के। या फिर सोचो इसको मैं उल्टा, इसको मैं उल्टा क्या बोल सकता हूं, इसको मैं थोड़ा उल्टा बोलता हूं ना, मजेदार चीज सुनो, इसको उल्टा क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं कि अगर डी, दिस इंप्लाइज में ऐसा लिख सकता हूं कि डी इक्वल्स टू रूट के इंटू एक्स, ऐसे लिखूंगा ना, डी का वैल्यू क्या आएगा, रूट के इंटू एक्स, अच्छे से लिख देता हूं, रूट के इंटू एक्स, डी का वैल्यू। मतलब मैं क्या बोलूंगा ना, वैक्यूम में अगर रखूंगा एक्स में, सॉरी मीडियम के अंदर रखूंगा एक्स में, तो वैक्यूम में कितने में रखना पड़ेगा, अगर मीडियम के अंदर रखूंगा एक्स में तो वैक्यूम में कितने कितने में रखना पड़ेगा, रूट के एक्स में, समझ रहे हो। इस चीज को बोलते हैं इफेक्टिव डिस्टेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डिस्टेंस इन ए मीडियम, इसको बोलते हैं इफेक्टिव डिस्टेंस इन ए मीडियम। मतलब मीडियम के अंदर अगर एक्स में रखोगे तो वैक्यूम में कितने डिस्टेंस में रखने पर फोर्स वो ही होगा, उसको बोला जाता है इफेक्टिव डिस्टेंस इन ए मीडियम, ठीक है। क्या बोला जाता है, इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ ए मीडियम। क्लियर है पूरा, सबको समझ में आया कि नहीं, इफेक्टिव डिस्टेंस इन ए मीडियम। मैं इसका क्वेश्चन करके बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, अभी कि ये इफेक्टिव डिस्टेंस क्यों पढ़ाया तुझे,
इफेक्टिव डिस्टेंस क्यों पढ़ाया उसका क्वेश्चन में करके बताऊंगा। अभी जो हम लोग चार्ज को रख रहे थे ना वो पूरा का पूरा मीडियम में डुबा दे रहे थे, बट मान लो कि मैं मीडियम में डुबा हुई नहीं, मान लो कि मैं मीडियम में डुबा हूं, उनके बीच में इतना सा, मतलब ये दोनों चार्ज रख दूंगा, उनके बीच में एक पतला सा रख दिया कुछ प्लेट जिसका थिकनेस कुछ होगा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे उस टाइम में फोर्स ना? उस टाइम में हम लोग चालाकी करेंगे, उस टाइम में हम लोग इफेक्टिव डिस्टेंस कि मीडियम के अंदर अगर एक्स मतलब उसका थिकनेस अगर एक्स हुआ तो उस एक्स को हटा देके हम वैक्यूम वाला कितना डाल देंगे, √k/x, फिर खत्म बात, फिर वैक्यूम वाला आंसर लिख देंगे। क्या मजा आया कि नहीं सुन के? बोल अरे मजा आया कि नहीं? मैं क्या बोलना चाह रहा था, ये क्यों सिखाया इफेक्टिव डिस्टेंस? इफेक्टिव डिस्टेंस का मतलब मीडियम के अंदर अगर चार्ज के बीच में सेपरेशन है एक्स, तो वैक्यूम में उतना ही फोर्स के लिए सेपरेशन कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, √k/x। समझ गया? अब देख उसका मस्त सवाल करवाता हूँ एक पूरा खतरनाक, हालांकि ये थोड़ा गंदा वाला एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है ना, एक एनसीईआरटी का बेकार वाला एग्जाम्पल, हम नहीं बात करते हैं ये सब। कूलम्ब्स लॉ ने वेक्टर फॉर्म भी बात की बात है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, है ना। एक मिनट रुक जाओ, तुम्हें मैं कर देना। यस, सी एक बढ़िया सवाल तुम्हारे लिए, पूरा फ्रेश फ्रेश अभी अभी आया है मार्केट में, है ना। देख एक बढ़िया सा एग्जांपल, किसके ऊपर, इफेक्टिव डिस्टेंस जो सिखाया ना उसके ऊपर। अच्छा उससे पहले एक बात बताओ मुझे, वैक्यूम का रिलेटिव परमिटिविटी कितना, वैक्यूम का रिलेटिव परमिटिविटी कितना, 1। अरे एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया ना, ठीक है। अगर कभी भी हम लोग क्या ले लेंगे, कंडक्टर, कंडक्टर ले लेंगे, कंडक्टर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, बोलो। कंडक्टर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना लेंगे, नहीं पता है ना, इसलिए तो बता रहा हूं, 0। क्या लोगे कंडक्टर का रिलेटिव परमिटिविटी, 0, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, बाद में पता चलेगा, परेशान मत हो, अभी क्या याद रखना है वो सिखा रहा हूं। वैक्यूम या एआर भी कभी बोल दिया होगा तो भी एआर का हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी 1 ही लिखते हैं। कंडक्टर अगर कभी दे दिया कि वो एक मतलब ऐसा बीच में एक मेटल प्लेट डाल दिया, बोला कि एक मेटल का इतना थिकनेस का एक मेटल प्लेट रख दिया दोनों चार्ज के बीच में, ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, वो उसका कहानी। तो कंडक्टर का रिलेटिव परमिटिविटी क्या ले लेंगे, 0, और बाकी किसी का भी रिलेटिव परमिटिविटी गिवन होगा, है ना। एनी अदर मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो हमेशा एप्सिलॉन आर से ज्यादा ही होगा, ठीक है, 1 से ज्यादा ही होगा। अच्छा मैं सॉरी कंडक्टर का रिलेटिव परमिटिविटी 0 थोड़ी हमें लेना है, सिग्मा क्या होता है, मैं 1 मिनट रुकता बताता। ई इन द मीडियम इक्वल्स टू ई इन वैक्यूम बाई एप्सिलॉन आर, तो हाँ इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है कंडक्टर, मैंने इसका एप्सिलॉन आर कंडक्टर का, ठीक है। तुम्हें पता चलेगा बाद में ऐसा क्यों होता है, परेशान मत हो, खाली तुम्हें यूज करना होगा, तो कहां पे यूज करना होगा वो मैं तुम्हें समझा दूंगा, परेशान मत हो। देख अब बात क्या है ना, बोला कि यहाँ पे एक चार्ज है तुम्हारा Q1, वैल्यू ले लेते हैं Q, और यहाँ पे एक चार्ज है तुम्हारा 4Q, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस है तुम्हारा मान लेते हैं कितना लो, D। इसके बीच में क्या किया गया ना, इसके बीच में एक कोई दूसरा एक मीडियम रखा गया जिसका थिकनेस मान लेते हैं T, ठीक है। इतना T थिकनेस का एक मटेरियल रख दिया गया जिसका रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू है K, ठीक है। बाकी यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे भी वैक्यूम है। कौन ऐसे कर रहा है, म्यूट करो। हाँ म्यूट करो, वेरी गुड, ओके। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? अभी दो चार्ज है जिनके बीच में ना पूरा वैक्यूम है ना पूरा मीडियम है, कुछ वैक्यूम है और कुछ मीडियम है। वो मीडियम जो रखा हुआ है वो कितना थिकनेस का, T थिकनेस का रखा हुआ है, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी गिवन होगा तुम्हें, K गिवन है मान लो, ठीक है। मैं क्या बोला, मैं अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे फोर्स बिटवीन द चार्जेस कैलकुलेट करना है, फोर्स बिटवीन
दी चार्जेस मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। फोर्स बिटवीन द चार्जेस क्या होगा, देखते हैं फोर्स बिटवीन द चार्जेस क्या होगा ना। मैं बोला कि अच्छा प्रॉब्लम हो गया यार, आप तो सर बोल रहे थे पूरा मीडियम में रख दो तो अलग बात है, वैक्यूम में रख दो तो अलग बात है। मैं बोला मैं इसको ना इफेक्टिव डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज करके मैं इसको बढ़िया कन्वर्ट कर दूंगा। देख, मैं इसको पूरा का पूरा क्या बना दूंगा, वैक्यूम बना दूंगा। क्या बना दूंगा, वैक्यूम। वैक्यूम बना दिया तो सोच, मुझे जो डिस्टेंस लिखना पड़ेगा वो डिस्टेंस क्या लिखना पड़ेगा ना, डी तो मेरा डी माइनस टी वैक्यूम पहले से था ही, डी माइनस टी का वैक्यूम मेरे पास पहले से था ही। अब ये मीडियम का भी मैं वैक्यूम वाला लिख दूंगा, इसको भी वैक्यूम में कन्वर्ट करूंगा। तो क्या बताया, मीडियम में अगर एक्स तो वैक्यूम में रूट के इंटू एक्स, तो मीडियम में अगर हुआ टी तो वैक्यूम में उसी को हम लोग क्या लिखेंगे, रूट के इंटू टी। अब ये पूरा का पूरा वैक्यूम में कन्वर्ट हो गया। अब इनके बीच में फोर्स लिखना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फोर्स हो जाएगा के, वैक्यूम के लिए के कैपिटल क्यू इंटू 4Q बाई उनके बीच में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डी माइनस टी प्लस रूट के इंटू टी इसका होल स्क्वायर। दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इफ ए मीडियम ऑफ थिकनेस टी इज प्लेस्ड इन बिटवीन द चार्जेस। और दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर डी हुआ तो फॉर्मूला याद रखेगा तो रख ले, फॉर्मूला वैसे कौन याद रखता है, कहानी सुन ले। क्या सुन ले, कहानी। मेरी बात समझ आया सबको। अच्छा एक बात बताओ, अगर बहुत बहुत बढ़िया सवाल, मतलब इतना अच्छा अच्छा सवाल बता रहा हूं ना तुम लोगों को, पगला जाते हैं लोग ये सब सुनने के लिए। अगर मान लो दो चार्ज के बीच में Q और 4Q के बीच में एक मेटल प्लेट रख दिया, मैं क्या रख दिया, एक मेटल प्लेट, कहानी खत्म। मेटल प्लेट रख दिया तो सोच, मेटल का मतलब कंडक्टर, तो मेटल प्लेट का के का वैल्यू क्या ले लोगे, इंफिनिटी। तो इसका जो इफेक्टिव डिस्टेंस आएगा, इसका जो इफेक्टिव डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, वो भी आ जाएगा इंफिनिटी इंटू डी, इंफिनिटी। इफेक्टिव डिस्टेंस भी इंफिनिटी आ गया। अब इफेक्टिव डिस्टेंस आ गया तो फोर्स का वैल्यू होगा के ऊपर Q इंटू 4Q बाई नीचे टोटल डिस्टेंस इंफिनिटी का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, 0। तो कभी भी अगर दो चार्ज के बीच में मेटल प्लेट डाल दो ना, हो गया कल्याण, उनके बीच में फोर्स गायब हो जाता है। क्यों होता है तुझे पता चलेगा, क्योंकि ये उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड भेज नहीं पाता है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है कि दो चार्ज के बीच में, देखो ये सब मैं तुम्हें पढ़ाया नहीं था जब बोर्ड का पढ़ा रहा था, राइट, ये सब नहीं बताया था, बिल्कुल छुआ भी नहीं था इन सबको, समझ रहे हो। लेकिन ये यही तो चीज है जो इंटरेस्टिंग है अंदर, वो तो बच्चों वाली बहाने है ना, बच्चों वाली बातें, हम बच्चों वाले काम नहीं करते। क्या सबको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, इफेक्टिव डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और उसका यूज करके कैसे हम लोग कोई भी थिकनेस का मटेरियल के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्स का वैल्यू, सारा चीजें तुम्हें पूरा क्लैरिटी के साथ आना चाहिए। और कंडक्टर का इफेक्टिव डिस्टेंस तो इंफिनिटी होगा ही, क्योंकि उसका रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू भी क्या होता है, इंफिनिटी, है ना। ये हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहे हैं, एप्सिलॉन आर ये सब, दिस इज और फॉर एप्सिलॉन आर की बात हो रही है, रिलेटिव परमिटिविटी की कैलकुलेशन, ठीक है। क्या बोलो, पूरा क्लैरिटी आ गया सबको, सबको पूरा अच्छे से। प्रॉब्लम है तो कुछ बोल दो चैट में एक बार, सब लोग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो। आ गया, वेरी गुड, वी आर प्रीमियम। हाँ डिम्पू, यू आर प्रीमियम ऑब्वियसली, ये सिर्फ प्रीमियम बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम बच्चों को पढ़ाया जाता है। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, आना चाहिए सबको। बहुत आसान सा सवाल थे, बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, और इस पे सवाल पूछे जा चुका है 2021 जेईई मेन में ही पूछा था, इस मेटल प्लेट वाला क्वेश्चन को, है ना, कोई एक साइड में तो पूछा था ऐसे। और ये थिकनेस वाला भी जो है ये भी बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये सब हमें पढ़ाया नहीं जाता था, हमारे टीचर तो मुझे पढ़ाया भी नहीं था ये सब, मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, क्या बोलते हो बबुआ, आगे बढ़ा जाए। हाँ आगे बढ़ा जाए, चलो चलो थोड़ा सा कूलम्स लॉ और मैकेनिक्स के साथ खेलते हैं, है ना। नाउ लेट अस प्ले।
सम कूलम्स लॉ एंड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस। ध्यान से देख कैसे कूलम, क्योंकि तू एक सिंपल सा बात ना समझना पड़ता है पहले। कूलम्स लॉ में को मतलब चार्ज आ गया मतलब कोई नया चीज नहीं है, हम एक नया फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बाकी उसमें तो वही फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आ रहा है, कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन आया तो v इक्वल टू u प्लस at लगाएंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन आ गया, समझ रहे हो ना। मतलब एक ही चीज है, बस वो जो सारे फोर्स वहां पे mg लगाते थे, धक्का देते थे, रस्सी लगाते थे, स्ट्रिंग लगाते थे, यहाँ पे चार्ज इसको आराम से फोर्स लगा देगा। और ये जो कूलम्स फोर्स है ना, ये बिना छुए लगता है, इसीलिए बोला जाता है कि कूलम्स फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोला जाता है? कूलम्स फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोला जाता है। नॉन कॉन्टैक्ट, बिना टच किए ही ये फोर्स लगाता है दूर से। या फिर इनको बोला जाता है फील्ड फोर्स भी बोला जाता है इन लोगों को, है ना, जो लोग बिना टच किए फोर्स लगा रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, या फील्ड फोर्स भी उनको बोला जाता है। ठीक है, तो ये वैसा ही एक फोर्स है जो कि बिना छुए लगा देता है। और सबसे बढ़िया बात क्या था, सुन, कूलम्स लॉ के बारे में सबसे अच्छा बात ये था कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज था और ये माइनस क्यू चार्ज था, तो ऐसा नहीं है कि खाली प्लस क्यू माइनस क्यू को अट्रैक्ट कर रहा था, नहीं, माइनस क्यू भी प्लस क्यू को अट्रैक्ट कर रहा था, है कि नहीं? दोनों इच अदर को अट्रैक्ट कर रहे थे, और ये दोनों का वैल्यू क्या था? इक्वल। दोनों का वैल्यू क्या था? इक्वल। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को एक सिस्टम मान लूं, तो म्यूचुअल अट्रैक्शन या फिर म्यूचुअल रिपल्शन, जो भी होगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन और म्यूचुअल रिपल्शन, जो भी होगा म्यूचुअल रिपल्शन, उसकी वजह से नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम क्या हो जाएगा? जीरो। नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम क्या हो जाएगा? जीरो। सोच, क्या नेट फोर्स सिस्टम जीरो हो गया और दो चार्ज है मेरे पास, क्या सेंटर ऑफ मास पे पहुंच गए हम लोग? तुरंत कहां पे पहुंच गए? सेंटर ऑफ मास पे पहुंच गए। कि सेंटर ऑफ मास पे भाई साहब यही तो होता था, कोई भी दो चार्ज रख दो, दोनों के ऊपर नेट फोर्स जीरो कर दो, अब काम खत्म। क्या क्या कैलकुलेट करवाऊंगा सुन, कुछ देर बाद इसका वेलोसिटी ये है, इसका वेलोसिटी क्या होगा, कुछ देर बाद ये इतना डिस्टेंस गया, वो कितना डिस्टेंस गया, बता। क्या सेंटर ऑफ मास के सारे कॉन्सेप्ट लग सकते हैं? बोल मुझे, चार्ट में बताओगे सब लोग, क्या सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट इसमें लगाना मेरे लिए कोई बड़ी बात है? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ, जल्दी चार्ट में बताओ, क्या लगा सकते हैं सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट? कल अभी 2 दिन पहले ही सेंटर ऑफ मास रिवीजन करने के लिए बोला था। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाना आएगा कि नहीं? मैं एक एग्जांपल करके बताऊंगा, टेंशन मत लो अभी। देख तो कैसे, देखो, ऑफ कोर्स, यस यस, हाँ वेरी गुड, हाँ लगा सकते हैं, लगाते हैं, देख देख कैसे लगाते हैं, देख देखो सब लोग थोड़ा लगा एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ लगाएंगे। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इससे क्या क्या चीज सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लग सकता है। इसमें ये लग सकता है कि मोमेंटम कंजर्वेशन हो जाएगा, है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन हो जाएगा, राइट। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम तो जीरो होगा अगर रिलीज किए होंगे। अगर हम लोग रिलीज फ्रॉम रेस्ट बोल देंगे कि द चार्जेस आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो क्या हो जाएगा? मोमेंटम कंजर्वेशन हो जाएगा। और इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो हमेशा मोमेंटम कंजर्व करेंगे, और शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या करेंगे? जीरो। शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या कर देंगे? जीरो। मतलब शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता था? m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बाई m1 प्लस m2। बट डेल्टा से xcom अगर जीरो करना है हमें, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज जीरो इक्वल्स टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। इनको साइन के साथ लिखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये सारे काम हम कर सकते हैं, है ना। करके बताता हूं एक एक, देख मजा आ जाएगा, फील आ जाएगा। मान लो कि मैंने एक चार्ज लिया यहाँ पे प्लस Q1, डाटा लेके बता, डाटा नहीं वैसे ही लेता हूं, प्लस Q1 ले लिया, और इसका जो मास है, इसका मास है m1, ठीक है। और एक चार्ज ले लिया यहाँ पे प्लस Q2, और इसका जो चार्ज है वो ले लिया m2, ठीक है। अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन? नमूर्ख जैसा पूछ रहा है मास्टर, रिपल्सन होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन नहीं होगा ना। कोई कोई तो गाली भी दे रहा होगा मुझे, है ना, कि सब पता है फिर भी पूछता रहता है हमें, है? बड़ा शरारती बंदा है। फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब जो भी फोर्स लग रहा है, ये F ऑन 2 ड्यू टू 1 लग रहा है,
दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लग रहा है, बट नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम क्या है, 0 है ना। अब कुछ देर बाद ये रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ऐसे चार्जेस को रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, दोनों रेस्ट से रिलीज कर दिया, तो क्या होगा ना, ये दोनों चार्ज भागने लगे, रिपल्सन तो हो रहा है, तो रिपल्सन के कारण ये दोनों चार्ज क्या होने लगे, भागने लगे। तो कुछ देर बाद Q2 चार्ज कहीं यहां पे आ गया फाइनल पोजीशन, और Q1 कहीं यहां पे आ गया, ये Q1 का फाइनल पोजीशन कुछ टाइम बाद, ठीक है। अगर इधर आ रहा है तो इसका वेलोसिटी भी इधर कुछ डेवलप हो गया होगा V2, और इसका भी स्पीड कुछ इधर आ गया होगा, कितना V1, है ना, आ गया होगा, ऑब्वियसली भाग रहे हैं तो कहां नहीं आएंगे। लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो भी कर रहे हैं, जो भी मोशन कर रहे हैं, इनके लिए एक चीज तो हमेशा सत्य है कि सिंस नेट फोर्स इक्वल्स टू 0, सिंस नेट फोर्स इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम तो 0 था, फाइनल मोमेंटम देख, ये राइट साइड जा रहा है तो m2 v2 लिखूंगा, ये लेफ्ट साइड जा रहा है तो क्या लिखूंगा, माइनस m1 v1। तो क्या डायरेक्टली m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 वाला कॉन्सेप्ट आ गया। डायरेक्टली अगर ऐसे याद रह जाए, एक का वेलोसिटी पता हो तो दूसरा का वेलोसिटी निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो ये डिस्टेंस इधर चला गया कुछ x2, और ये जो मूव किया, ये मूव किया कुछ डिस्टेंस x1, तो क्या मैं शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 लिख सकता हूं। शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, 0। तो शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास तो क्या होता है, m1 डेल्टा x1, मतलब ये लेफ्ट साइड गया है तो माइनस x1, प्लस m2, और ये राइट साइड गया है तो प्लस x2 इक्वल्स टू 0। तो क्या यहाँ पे भी मुझे मिल जाएगा m1 x1 इक्वल्स टू m2 x2, ये कंडीशन हो जाएगा इसका। इस तरह से मैं सेंटर ऑफ मास के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल कर सकता हूं आराम से, सारे कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं मैं सेंटर ऑफ मास के, उसमें कोई दोहराने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। क्या मेरी बात सबको समझ में आया है। कूलम्ब्स लॉ में कैसे कैसे सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए जाएंगे, पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। नीट में तो ऐसे फर्जी क्वेश्चंस पूछते ही रहते हैं, खुश हो जाना देख के, बस खुश हो जाना देख के, होगा। होगा कि नहीं रे, बोल, आगे बढ़ जाए। হব স্যার। हबो हबो कितना टाइम हो रहा है, ज्यादा क्लास हो गया क्या आज, ज्यादा क्लास हो गया क्या, बंद कर दिया जाए ना क्या, बोलो।